गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जनरल साइंस की तीसरी क्लास के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और पिछले दो क्लासेस में हमने फिजिक्स के कुछ टॉपिक देखे थे। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, हमने गति के बारे में पढ़ा, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर आज दो इम्पॉर्टेंट और चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एक है वर्क एनर्जी पावर और दूसरा है हीट यानी ऊष्मा। तो ये दो चैप्टर हैं जो आज के दिन हम लोग करेंगे और अंत में जब ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे तो पिछले जो क्लास थी हमारी उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो पहला चैप्टर है हमारा वो है वर्क एनर्जी पावर और इसको समझने की कोशिश करनी है। तो जब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी और पावर, तो वर्क क्या है? कार्य यानी वर्क, ऊर्जा हो गई एनर्जी, और फिर पावर यानी शक्ति। ये तीन कॉन्सेप्ट है जिनको हमको समझना है। और जब आप अपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे तो यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे यहाँ पे फिर से, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि आप समझें। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जाए, आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क यानी कार्य की। तो कार्य का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आम जीवन में जब हम कार्य की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप कार्य बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बैठ करके पढ़ रहे हैं और आप अभी अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आप दिन भर बैठे रहते हैं एक जगह पे, आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, आप किताबों को पढ़ते हैं, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहते हैं। तो ये आपके लिए ये कार्य है, दिन भर का कार्य है। आप रात होते होते जितना ये सारी पढ़ाई करने के बाद थक भी जाते हैं, तो इसको आप कार्य कहते हैं, इसे आप वर्क कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्क की बात अगर साइंस के टर्म में करें तो इसे हम वर्क कहते ही नहीं। ये आपने ज़ीरो वर्क किया। तो ऐसा क्या हो गया कि वर्क आपके हिसाब से है लेकिन साइंस के हिसाब से नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए आप किसी दीवार के सामने जाके खड़े हो जाएं और उस दीवार को आप धक्का देने की कोशिश करें, तो आप दीवार को धक्का देते रहे लेकिन दीवार तो अपने जगह से हिलेगा नहीं। हो क्या रहा है यहाँ पर? आप तो थक गए दीवार को धक्का देते देते, दीवार हिला नहीं। और यहाँ पर भी साइंस क्या कहता है कि वर्क तो हुआ ही नहीं, यानी कोई कार्य नहीं किया गया। आपके हिसाब से आप भले ही थक गए होंगे लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। उसके अलावा एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप मान लीजिए कि एक भारी सी टोकरी अपने सर पे लेकर के चल रहे हैं, आप चलते चले जाइए। आप हो सकता है कि 100 मीटर चल जाएं, आप 1 किलोमीटर चल जाएं, 10 किलोमीटर चल जाएं, लेकिन इसमें भी साइंस क्या कहेगा? साइंस कहेगा कि वर्क हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वर्क इन सारे केसेस में हो ही नहीं रहा है। ऑल्दो आपके हिसाब से आपने तो बहुत एनर्जी खर्च किया लेकिन साइंस के हिसाब से तो वर्क हुआ ही नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जब भी हम कहते हैं वर्क यानी कार्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर वर्क का मतलब ये हो जाता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए फोर्स और दूसरा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ का ध्यान रखना है कि एक होना चाहिए फोर्स, दूसरा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब वापस आते हैं सारे केसेस की जब हम लोग बात कर रहे थे। आप दिन भर बैठ करके पढ़ रहे हैं, दिन भर बैठ करके आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत सारे नोट्स को रिवाइज कर लिया, लेकिन आप एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो एक जगह पर बैठे रहने का मतलब क्या हुआ? बैठे रहने का मतलब ये हो गया कि आपने तो कोई दूरी तय की नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट तो आपका हुआ नहीं, कोई भी डिस्टेंस आप तो गए ही नहीं। तो ऐसे में क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसीलिए ज़ीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होते ही यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वर्क डन जो है यानी जो आपने कार्य किया वो हो गया ज़ीरो। फिर हमने बात की फिर से दीवार की कि आप दीवार पर फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। दीवार जहाँ पे थी वहीं पे खड़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर से जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, तो रोड पे जब आप कार चलाते हैं तो एक क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन का फोर्स होता है और फ्रिक्शन के फोर्स के होने के कारण जो आपकी गाड़ी है वो आगे बढ़ पाती है। जब आप पैदल भी चलते हैं तो यही होता है कि फ्रिक्शन का फोर्स है जो कि लग रहा है आपके पैरों पर और उसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस हो जहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या होगा
कि बहुत स्मूथली आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, बिना किसी फोर्स के ही आप चलते चले जा रहे हैं। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे जाइए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसी वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विल रिमेन मूविंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यानी जब तक हम लोग कोई बाहरी बल नहीं देते हैं तब तक जो भी ऐसी वस्तु है जो चल रही है वो चलती रहेगी, और ऐसी जो भी वस्तु है जो रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लगा दें हम उसके ऊपर। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन है ही नहीं, जिसमें घर्षण है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। फोर्स नहीं लगा तो फिर से क्या हो गया, वर्क डन हो गया ज़ीरो। यानी जब हम कार्य की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो दो चीज़ों का होना आवश्यक है। एक कि फोर्स रहे वहाँ पर, फोर्स जब तक नहीं होगा वर्क नहीं होगा, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब तक भी वर्क नहीं होगा। तो इसलिए जब हम वर्क को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वर्क जो है वो हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी F जो यहाँ पर है वो है फोर्स, और S जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, S यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको याद रखना होगा, ये दो क्वांटिटी याद रखना होगा कि क्यों कभी हम लोग कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ और कभी हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे कि फोर्स अगर ज़ीरो हो गया, फोर्स ज़ीरो होते ही वर्क डन हो गया ज़ीरो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वर्क डन हो गया ज़ीरो। एक और तीसरा केस होता है, और वो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा जानना, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको जानना ज़रूरी है। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इसके 90 डिग्री पर हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वैसे में भी हम कहते हैं कि वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। क्यों होता है यहाँ पर जानना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कब होगा ये जानना ज़रूरी है। कहाँ कहाँ हो रहा है, फोर्स ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। क्या है एग्जाम्पल इसका, हमने बात की थी, आप टोकरी लेकर के आगे बढ़िए, एक किलोमीटर चल जाइए, 5 किलोमीटर चल जाइए, हो क्या रहा है यहाँ पर, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका इस तरह से, लंबाई पे खड़ा होकर के वर्टिकली लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रही हो, कैसे भी 90 डिग्री बन जाए, आप चाहे डिस्प्लेसमेंट आगे हो, फोर्स ऊपर हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो, फोर्स आगे हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वैसे में हम क्या कहेंगे कि फिर से वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो। तो ये तीन केस आपको याद रखना है वर्क डन ज़ीरो के लिए। यहाँ पर से बहुत बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें वर्क हुआ या नहीं, या वर्क किस किस केस में नहीं होगा उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि कब कब वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। अगर उस एग्जाम्पल को आप समझना चाहते हैं तो ये तीन जो केस हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वर्क की बात हो गई। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि यूनिट क्या होता है। तो वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर, क्यों न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट हमने देखा था कि न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं कि क्या होता है, ये मीटर होता है। तो वर्क डन क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यहाँ पर एक और चीज़ क्या याद रखना है कि इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो वर्क डन जब हम कहते हैं तो वर्क जूल में गिना जाता है, यानी न्यूटन मीटर में गिना जाता है। एक और यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं, काफ़ी यूज़ किया जाता है। कैलोरी एक टर्म होता है, तो कैलोरी भी वर्क डन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब एक चीज़ और हो सकता है कि आपको ध्यान रखना पड़े, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। बस इतना यहाँ पर से आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप जाएंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो अलग अलग एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस पेज से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, और
केस को लेकर के, एग्जाम्पल को लेकर 5 क्वेश्चन, सिर्फ एक पेज पर से यहाँ पर से 5 क्वेश्चन आपका बनता है। तो अलग अलग तरह से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये भी समझते चलेंगे साथ साथ, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में बैठना। तो वर्क डन के लिए क्या ज़रूरी है, फोर्स होना ज़रूरी है या डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, और तीसरा केस जो है कि 90 डिग्री एंगल दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। तो वर्क डन का कुछ एग्जांपल ले लें हम लोग। अगर हम लोग किसी चेयर को मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक तो वर्क डन हुआ। क्यों वर्क डन हुआ, फोर्स आपने आगे के डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आपका आगे के डायरेक्शन में हुआ। तो क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री तो है नहीं, तो वर्क डन यहाँ पर होगा। उसके बाद लिफ्टिंग अ बुक फ्रॉम शेल्फ एंड प्लेसिंग इट ऑन द टेबल, यानी आपने एक जगह से बुक को उठाया और दूसरी जगह पे उसे रख दिया। क्या हुआ, फिर से फोर्स लगा उठाने के लिए और एक डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसीलिए फिर से हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वर्क डन हुआ। पुशिंग अ पेबल लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी मान लीजिए एक छोटी सी पत्थर कंकड़ वगैरह कुछ ग्राउंड पर है, धरती पर रखी हुई है, उसे आपने थोड़ा सा बस आगे बढ़ा दिया या आगे आपने फेंक दिया। तो फेंकने से क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में ये गया है उसी डायरेक्शन में आपने इसे फेंका भी था। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया वर्क डन का। तो इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होनी चाहिए, फोर्स 0 नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। इन 3 बातों का ध्यान रखते ही बहुत आसान हो जाता है आपको देखने के लिए कि क्या क्या एग्जाम्पल है और क्या क्या एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क का। जीरो क्या है वो तो हमने देख लिया, जीरो के केसेस हमने देख लिया। पॉजिटिव और निगेटिव, कब होगा पॉजिटिव वर्क और कब होगा निगेटिव वर्क, ये भी सोच लीजिए। निगेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि एक माइनस साइन आ जाना चाहिए। माइनस कब होगा, जब मान लीजिए फोर्स एक डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में है। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से पहले चैप्टर में जाइए। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक्स यानी गति की हम लोग बात कर रहे थे जहाँ पर, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की या फोर्स की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटीज़ हैं। याद कीजिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमने बात की थी कि उसका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं हम लोग और साथ साथ में उसकी दिशा को भी लेते हैं, उसके डायरेक्शन को भी लेते हैं। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ ले रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन तो सामने की दिशा में भी हो सकती है और पीछे की दिशा में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए अब मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, कार से जाते जाते अचानक से आप मारते हैं ब्रेक। ब्रेक मारने से क्या हुआ, जो फोर्स लगाया गया है वो पीछे की दिशा में लगाया गया है क्योंकि आप रोकना चाह रहे हैं गाड़ी को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट आगे की दिशा में हुआ क्योंकि रुकने के पहले थोड़ा दूर तक तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसमें हो क्या रहा है, और हो सकता है कई बार आप रोकने के लिए कर भी ना रहे हैं, हो सकता है कि आपने बस ब्रेक मारा है क्योंकि आप अपने गाड़ी को धीमे करना चाहते हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि फोर्स जो है वो पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है और आपका जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो आगे की डायरेक्शन में है। तो ऐसे में क्या हो गया कि एक डायरेक्शन में फोर्स, एक डायरेक्शन में मोशन, और इसलिए यहाँ पर जो वर्क है वो हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि आपने फोर्स जो है वो निगेटिव लगाया, ये फोर्स आप रोकने के लिए आप लगा रहे थे। और इसी तरह से मान लीजिए कि फोर्स आप सही डायरेक्शन में लगाते लेकिन जो गति है वो पीछे के डायरेक्शन में हो जाती, तो क्या होता फिर से कि फोर्स तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया यहाँ पर। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो इस बात को बस समझना है, समझते चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले वर्क डन अगर हम देखते हैं तो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही है तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, जब हम डिस्प्लेसमेंट से तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं या फोर्स है ही नहीं तो क्या होगा, 0 वर्क हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हम जानते हैं। और कहाँ पे 0 वर्क होता है, जब एंगल जो है दोनों के बीच में वो 90 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन को ही कहते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की कि वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक डायरेक्शन में फोर्स, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो
अगर 0 डिग्री है तो फोर्स जो है वो आराम से पॉजिटिव है, सेम दिशा में जा रहा है दोनों चीज़ें। उसके बाद 180 का मतलब हो गया नेगेटिव, 90 का मतलब हो गया 0 फिर से। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब कब हो रहा है ये ध्यान रखेंगे, और ये नहीं तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पिछले 5-7 मिनट में पढ़ी वो सारा एक जगह पर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद वर्क डन कब कब नहीं होता है, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि अगर मान लीजिए कि किसी स्मूथ सरफेस जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है उसको अगर हम लेते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। कोई वर्क कब नहीं होगा, जब हम लोग अपने जैसे मैंने बात की कि सिर पर आप टोकरी लेकर के आगे बढ़े तो 90 डिग्री हो गया, 0 वर्क हो गया। और उसके बाद फिर अगर आप किसी दीवार को आगे ढकेलने की कोशिश करें जो कि हिले ही ना, तो वैसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर भी 0 वर्क हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये आपको एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, 0 वर्क है कि क्या है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कई बार पूछे गए हैं। तो ये वर्क की बात हो गई। अब वर्क के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कॉन्सेप्ट एनर्जी का, यानी ऊर्जा। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हम किसे कहते हैं? तो फिर से अगर हम वही सब सारे एग्जाम्पल पे वापस चले जाएं तो हम क्या कह रहे हैं, आपने अगर कोई भी कार्य करने की कोशिश की, कोई भी वर्क करने की कोशिश की, तो उसके लिए आपकी एनर्जी लगी। कि अगर हम किसी मान लीजिए एक छोटे से पत्थर को ही ज़मीन से उठा करके हवा में ले आते हैं तो उसके लिए भी आपने थोड़ा सा तो काम किया। तो यहाँ पर इस काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। अब जैसे जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, जब हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सन जो है यानी सूर्य जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग होते हुए देखते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि सूर्य से बहुत ज़्यादा संबंधित है। और अगर सनलाइट नहीं आता, अगर आप हीट की बात कर लें, चाहे लाइट एनर्जी की बात कर लें, वो अगर पृथ्वी पे नहीं आ रहा होता तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर वो नहीं हो पाती। तो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें यानी सौर ऊर्जा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये समझना कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी किस लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी भी काम को करने के लिए। तो इसीलिए जब हम डिफाइन करते हैं एनर्जी को तो बहुत साधारण तरीके से हम लोग कहते हैं क्या, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी कार्य को करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग कहेंगे एनर्जी। तो ये सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं एनर्जी के भी यूनिट की तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका भी एनर्जी जूल है। अब क्वेश्चन फिर से वापस समझिए, आपके बिहार पुलिस के एक क्वेश्चन पेपर में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था कि कौन से दो ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो सिमिलर हैं। और वहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या दिए गए थे, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था फोर्स और एक्सेलरेशन, एक ऑप्शन था वेलोसिटी और स्पीड, एक और ऑप्शन था प्रेशर और एनर्जी। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए थे। आंसर यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी और स्पीड। क्यों? दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, डायरेक्शन का केवल डिफरेंस होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो क्या होगा अगली बार, क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि सेम है। कौन सी ऐसी राशियां हो जाएंगी, एक हो जाएगा एनर्जी और एक हो जाएगा वर्क, क्योंकि वर्क का भी यूनिट हम लोग क्या देख रहे हैं, जूल। और अगर हम लोग एनर्जी के भी यूनिट, वर्क के यूनिट को हम लोग देख रहे हैं जूल, और एनर्जी के भी यूनिट को हम लोग क्या देख रहे हैं, जूल। तो दोनों के केस में क्योंकि जूल है हमारा यूनिट, यानी ये दोनों जो राशियां हैं ये सेम हो जाती हैं, यानी वर्क डन जो है वही एनर्जी भी है, यानी वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और इसलिए यहाँ पर भी एनर्जी का जो यूनिट है वो सेम है। तो जैसे जूल है, एक और जो हमने वर्क डन के बारे में डिस्कशन किया था, कैलोरी। तो कैलोरी को जनरली हम लोग एनर्जी के लिए ही यूज़ करते हैं। तो कैलोरी, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि आपको अगर वज़न घटाना है तो कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, ये आपको बताया जाता है। तो क्यों कैलोरी, कैलोरी का मतलब क्या है कि उस एनर्जी को आपको और खपत करना होगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत नहीं कर रहे हैं तो दौड़िए, दौड़ने से क्या होगा, एनर्जी की खपत होगी और आपका हो सकता है कि वज़न घट जाएगा। तो वो कैलोरी क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कैलोरी एनर्जी का एक यूनिट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग जूल में लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, स्टैंडर्ड यूनिट है जूल, लेकिन आम
तौर पर हम लोग देखते हैं कि कैलोरी को भी हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी के यूनिट के तौर पर। तो जो भी हम लोग बातें कर रहे थे, जितने भी हम लोग एग्जांपल्स ले रहे थे, सारे में एनर्जी जो है वो उसका खर्च हो रहा है। अब कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि एनर्जी तो हुआ, एनर्जी तो हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन वर्क डन तो ज़ीरो था। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन वर्क डन तो ज़ीरो हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक हम लोग नियम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है, तो एक और बात ध्यान क्या रखना है आपको कि एन ऑब्जेक्ट कैन गेन और लूज एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द वर्क डन इफ ऑब्जेक्ट does same work as it loses its energy, and if some work is done on an object it gains energy। दो चीज़ें हैं, एक कि कब एनर्जी को लूज किया जा रहा है और कब एनर्जी को गेन किया जा रहा है, गेनिंग एनर्जी और लूजिंग एनर्जी। कब कब ये हो रहा है कि अगर वन ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूजेज इज एनर्जी। बहुत साधारण सा एग्जांपल है, आप कोई अगर काम करते हैं तो आप थकते हैं। क्यों थकते हैं? एनर्जी आपने लूज़ किया। आप 1 घंटे तक चल करके आए, आधे घंटे तक दौड़ के आए, आप बहुत थकान महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस काम को करने के लिए आपने एनर्जी को खर्च किया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एनर्जी लूज़ की जाएगी। और सिमिलरली इफ़ वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर काम किया जाए तो उसको कहेंगे कि वो गेन करता है एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सीधे सीधे ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं अगर डायरेक्ट एनर्जी को पूछा जा सके। अब बात हो जाती है टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो पहले हमने बात की सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या हो जाता है। एक हम लोग सौर ऊर्जा की बात कर सकते हैं, यानी सोलर एनर्जी। सिमिलरली विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी एक और एग्जाम्पल। ये सारा क्या है, ये अलग अलग प्रकार के एनर्जी हैं। केमिकल एनर्जी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि सोर्स कहाँ से हम लोग ला रहे हैं। हीट एनर्जी हो सकता है। तो ये क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या सोर्स था हमारा स्रोत क्या था किसी भी एनर्जी के फॉर्म का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है हीट एनर्जी, यानी ऊष्मा से जो एनर्जी, यानी ऊष्मा से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे हीट एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये विंड एनर्जी है। कि आप लोग को पता होगा कि विंड मिल होता है, जो कि जिसके पंखों के घूमने से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है और उसे फिर से हम लोग यूज़ कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को के जनरेशन के लिए या कहीं भी। उसके अलावा कई सारे ऐसे एनर्जी होते हैं जो कि ईंधन से होते हैं, फ्यूल से होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोयले की बात करें, कोल या पेट्रोलियम की बात करें, तो ये आपके क्या एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के, यानी कि हम लोग ईंधन की बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी एनर्जी निकलती है। आप अपने कार्स की बात कर लें, मोटरसाइकिल की बात कर लें, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल क्या है, वो पेट्रोलियम है, और उसके यूज़ होने से क्या होता है कि वर्क डन होता है, एनर्जी की खपत होती है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। ये सोलर एनर्जी की जैसे हमने डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्कशन हमने किया, तो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कितने प्रकार से एनर्जी को हम लोग देखते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 प्रकार। एक हो जाता है काइनेटिक एनर्जी और एक हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसे हम कहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, ये 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो जब भी बात होती है काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी वैसी एनर्जी है जो किसी गति के कारण हो, किसी मोशन के कारण हो। वो मोशन एक छोटे से पार्टिकल का हो, वो एक बहुत बड़े ट्रक का हो, जो भी, जहाँ पर भी, एक बॉल की बात कर लें, क्रिकेट में मान लीजिए आप अगर छक्का लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप बॉल के ट्रैवल करने की अगर बात करते हैं, तो वो सारी जो टाइप्स होती हैं एनर्जी की, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जहाँ पर भी जो भी एनर्जी है, एनर्जी अगर उत्पन्न हो रही है किसी कार्य को किसी मोशन के कारण, तो वैसे में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एक हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहेंगे जो किसी पोजीशन के कारण हो रहा हो, या आपके अंदर कोई एनर्जी अगर भरी पड़ी है जो यूज़ अभी तक नहीं हुआ है और मोशन के कारण नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो 2-3 एग्जाम्पल क्या हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करें या साउंड एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें,
तो ये सारे एग्जाम्पल्स, लाइट एनर्जी की बात करें तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन साथ साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, बॉल अगर छत के ऊपर रखा हुआ है तो वहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एनर्जी है, क्योंकि अगर वो उस बॉल को मान लीजिए हल्का सा धक्का दे दिया गया, फिर वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरते ही क्या होगा, उसका मोशन शुरू होगा, वहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो अगर किसी पोजीशन के कारण कोई एनर्जी है तो उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मोशन के कारण कोई एनर्जी है तो उसे हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कुछ है तो उसे हम लोग काइनेटिक कह रहे हैं। मैग्नेटिक के किसी मैग्नेट की बात करें तो वो क्या हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसे हम लोग कहते हैं। सिमिलरली केमिकल या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये सारे क्या हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें एटम बॉम्ब की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक न्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जैसे ही वहाँ पर हम लोग देते हैं तो वो उसमें एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं वो अनकंट्रोल्ड होने की संभावना रहती है, और अगर अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो बॉम्ब बन जाता है। इतना सारा एनर्जी सिर्फ एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है, उसके कारण। तो ये भी क्या हो गया एग्जाम्पल, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो जो भी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें कि अभी एनर्जी शुरू नहीं हुई है, यानी मोशन शुरू नहीं हुआ है, तो वैसे में हम कहते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर से अगर हम लोग मान लीजिए बात करें कि क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। गति के कारण जो एनर्जी है, गति के कारण जो ऊर्जा है, उसे हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं किसी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, यानी अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है किसी वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, तो वैसे में वहाँ पर उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये कितना है, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है, और ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसे हम लोग कहते हैं हाफ mv²। हाफ mv² का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू m इंटू v²। यानी मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो कि 40 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जिसका वेट है 100 kg, और ये जो है वेट नहीं, मास है। हम लोग आम बोलचाल में, जैसे मैंने पिछले आपको क्लास में कहा था, आम बोलचाल में हम लोग वेट कह देते हैं, लेकिन मास होता है। तो मास क्या है, 100 kg है, और मान लीजिए कि ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर सारे SI यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है हम लोगों ने वो लिया है, kg मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर इसलिए हमने नहीं लिया। अगर ये किलोमीटर पर आवर होता तो हम क्या करते, हम लोग इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते और तब ये कैलकुलेशन करते। तो ये अगर है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। और ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन जो कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिंपल से क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू मास यानी 100 इंटू ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मास कितना है ऑब्जेक्ट का, अगर आपको पता है कि वो कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो वैसे में काइनेटिक एनर्जी पता करना सीधा सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन को घुमाना होगा तो क्या किया जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाएगी और मास और वेलोसिटी में से कोई एक पूछा जाएगा। तो वैसे में यहाँ पर इसी फॉर्मूला में वापस से डालेंगे, सिंपल सा अरिथमेटिक है और इतनी प्रैक्टिस आपने तो की ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो ये आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक है। m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। अब तो बात करते हैं कि कितने तरह के काइनेटिक एनर्जी होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी कैसे, मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट्स में या इवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग देखते हैं। फिर थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी गति के कारण, उनकी मूवमेंट के कारण यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी कैसे है। उसके बाद फिर मोशन,
कार की हमने बात की, कार अगर आगे बढ़ रहा है तो वो क्या है, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। और फिर साउंड, साउंड भी क्यों आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ अभी बोल रहा हूँ तो हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझिए कि जैसे ही मैंने कहा कुछ तो यहाँ पर से मेरे मुंह से जैसे ही शब्द निकले, यहाँ पर से वेव जो है, जो यहाँ की हवा में है, यहाँ की एयर में है, वो हिलना शुरू हुआ। और उसके हिलने के कारण क्या हुआ कि ये जो मेरी आवाज़ है ये माइक तक पहुँच रही है, और माइक तक पहुँचते ही ये आवाज़ फिर वहाँ पर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आपके पास पहुँच पा रही है। और फिर यही जो है आपके डिवाइस में, आपके चाहे मोबाइल डिवाइस में या लैपटॉप में, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर से आपसे साउंड आप सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी वापस से आपके कान तक ट्रैवल कर रही है। तो ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि एक मोशन है यहाँ पर। अगर मोशन नहीं होता, अगर हवा रुकी हुई रहती बिल्कुल, और इस मॉलिक्यूल का, इस पार्टिकल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो जो भी मैं कह रहा हूँ आपको सुनाई देता ही नहीं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर वैक्यूम है, यानी हवा है ही नहीं, अगर हम लोग बाहर अंतरिक्ष में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, तो वहाँ पर साउंड ज़ीरो हो जाता है कि आप कुछ भी बोलते रहिए, किसी को सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर हवा है ही नहीं। और हवा के नहीं होने से क्या होगा कि जो भी तरंगे हैं, जो भी वेव्स हैं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो उसके कारण साउंड सुनाई देगा ही नहीं। तो इसीलिए ये भी एग्जाम्पल क्या है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, क्योंकि मोशन के कारण ये हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी एनर्जी क्या हो गई, दूसरी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी वर्क, कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि इस तरह से किसी पोजीशन के कारण हो किसी के, उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हमने अभी ग्रेविटेशन की ही बात की है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, mgh। m क्या है, फिर से मास है। g हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसकी जो वैल्यू है याद रखना होगा आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h यहाँ पर क्या है, h है हाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ये मान लीजिए धरती है और एक कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है। तो इस बॉल की जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, यानी बॉल का मास अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 kg का बॉल है, ये जो हाइट है मान लीजिए हम लोग इसे 100 मीटर मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मास यानी 1 kg, g जो कि हमें ऐसे भी पता है 9.8, और उसके बाद फिर हाइट यानी कि 100। तो ये अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरफ है काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना है, वो है हाफ mv², और दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgh। तो ये दो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, और दोनों का जो ये सीधा सीधा जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना होगा। तो अलग अलग तरह के पोटेंशियल एनर्जी हो सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया वो क्या था, वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ग्रेविटेशनल क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम कर रहा है, यानी पृथ्वी जो है वो किधर खींच रही उस बॉल को, नीचे की ओर। बॉल कहाँ रखा हुआ है, ऊपर की ओर, यानी कि ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा करके आपने उस बॉल को रखा है, तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया। उसके अलावा हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी शेप के कारण। मान लीजिए अगर हम लोग एक उदाहरण ले लें बैलून की, तो अगर आप बैलून को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप बैलून को दबाएंगे तो वो थोड़ा सा पिचकता है, लेकिन फिर से वापस अपने शेप में आ जाता है। तो आप जब पिचका रहे हैं उसको, तो क्या कर रहे हैं कि उसका जो नॉर्मल स्टेट है जिसमें वो रहना चाहता है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट काम करते ही क्या हुआ कि इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया, और जैसे ही आप छोड़ देंगे उसे, वो वापस से अपना शेप ले लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप स्प्रिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग मान लीजिए अपनी नॉर्मल अवस्था में रखी हुई है, आप उसे दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते ही क्या हो गया, इसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है कि जैसे ही आप छोड़ेंगे वो बहुत तेज़ी से वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। फिर हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आएगा, लेकिन वो भी एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर फिर एक अलग चीज़ समझनी होगी हमें, और वो हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम।
तो जब हम बात करते हैं ऊर्जा के संरक्षण के बारे में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि बहुत सिंपल है। ये देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को कभी आप लूज नहीं करते हैं, एनर्जी केवल कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब क्या निकला इसका? चलिए वापस हम चलते हैं उसी बॉल के एग्जाम्पल पे। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये बॉल रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि इस बॉल के पास अभी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि वो तो यहाँ पे रखी हुई है, तो वेलोसिटी तो है जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, mgh प्लस जीरो, यानी टोटल कितना है एनर्जी यहाँ पर, mgh। अब मान लीजिए कि यहाँ पर से इस बॉल को धक्का दिया जाए, धक्का देते ही क्या होगा, मान लीजिए कि ये कहीं इस जगह पर है, इस हाइट को हम लोग अगर मान लीजिए कि h1 मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा छोटा सा हाइट है। अब यहाँ पर क्या होगा, मास तो कम हो गया, सॉरी मास तो जितना था उतना ही रह गया, जी जितना था उतना ही रह गया, ये दोनों चीज़ें तो चेंज होती नहीं है। हाइट क्या हो गया, हाइट बदल गया, अब हाइट कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई क्योंकि हाइट कम हो गया, h का वैल्यू कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। लेकिन साथ साथ दूसरा क्वांटिटी क्या था आपका, हाफ mv²। तो हाफ m तो जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन v जो पहले जीरो था अब v की एक वैल्यू होगी। तो v के वैल्यू होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी हमने यहाँ पर देखा h से h1 के बदलने के कारण जो लूज किया, वही एनर्जी अब कन्वर्ट किस में हो गई, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर गया काइनेटिक एनर्जी में, मतलब पार्शियली। अब यही जब बॉल मान लीजिए धरती पर आकर के गिर जाए, वैसे में क्या होगा, वैसे में क्या होगा, हाइट हो जाएगी जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये तो बढ़ते चली जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर से तो हमने जस्ट धक्का दिया, वेलोसिटी जीरो से शुरू होकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन क्या था, याद कीजिए एक्सेलरेशन हमने देखा था कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो जैसे ही चेंज ऑफ वेलोसिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन से खींचा जा रहा है उस बॉल को पृथ्वी की तरफ, तो वेलोसिटी जो है वो तो बढ़ती चली जाएगी। और वेलोसिटी के बढ़ते ही क्या होगा, अंत में आपका पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम। और ये काइनेटिक एनर्जी जितना यहाँ पर एनर्जी थी यहाँ, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर हाफ mv² में होगी। तो अंत में हो क्या रहा है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हर जगह बराबर ही है। शुरुआत में mgh प्लस जीरो था, ये टोटल एनर्जी पहले था, बाद में क्या हो गया, mgh1 प्लस mv² हो गया, v1 मान लेते हैं, ये टोटल एनर्जी हो गई। और लास्ट में क्या हो गया, जब नीचे गिर गया ये बॉल, ये हो गया जीरो, लेकिन ये हाफ भी यहाँ पे होगा, तो हाफ ये हो गया mv², ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी जो है ना, ये टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहती है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो हमेशा बराबर रहती है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए जब मैं कह रहा हूँ कुछ, तो कहते के साथ क्या हो रहा है कि मेरी जो ऊर्जा है, जो मेरे बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है, और उस एनर्जी को मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कन्वर्ट हो जा रही है साउंड एनर्जी में, और ये साउंड एनर्जी का कन्वर्जन है। यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, क्योंकि मैंने रात में खाना खाया था, वही पोटेंशियल एनर्जी है आज मेरा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किस चीज़ में किया जा रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है साउंड एनर्जी में। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस ये इतना ही हो रहा है। और यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस एक ऊर्जा के टाइप से दूसरे ऊर्जा के टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, बस, और कुछ नहीं होता है। सो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम की सेम रह रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस बात को बस आपको ध्यान रखना। तो यही एग्जाम्पल हमने लिया कि पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, फिर
काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हुआ, और अंत में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो अंत में हम लोग देख रहे हैं कि यही हो गया, और यही चीज़ें हैं जो हमने देखी। और ये जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये टोटल एनर्जी है। यहाँ पर इसे मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में देखा जा रहा है। अब एक लास्ट जो यहाँ पर इस चैप्टर में टर्म आ जाता है वो है पावर। तो पावर बहुत सिंपल, फिर से टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, यानी कि किसी यूनिट टाइम में आप कितने कार्य को कर रहे हैं, कितनी एनर्जी की खपत हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं पावर। तो एनर्जी बाय टाइम या फिर वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट के बारे में इसके सोचिए। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसीलिए अगर हम लोग फॉर्मूला की भी बात करें इसकी, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम अगर हम लोग कर देते हैं तो ये निकल जाता है हमारा पावर। तो ये एक चीज़ है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक और चीज़ है जो कि ध्यान रखना, पावर की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो पावर फिर से क्या याद रखना है कि वर्क डन है और टाइम है। अब वर्क डन की भी जब हम बात करते हैं तो वर्क डन हमने डिस्कशन किया था क्या, कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टाइम को हम जब ले रहे हैं, यानी वर्क डन बाय टाइम जब ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो गया सेम चीज़ के बारे में बात करने का। तो वर्क डन बाय टाइम को जब हम ले रहे हैं तो टाइम को ले लिया हमने नीचे। तो ऐसे करके आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि पावर कितने तरीके से देखा जा सकता है, कि पावर को आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं, पावर को स्पीड के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं, पावर को टाइम के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। बहुत सिंपल, बस इतना याद रखना है। ये याद रखेंगे तो यहाँ पर से ये अपने आप निकल करके आ जाएगा, और ये जैसे ही निकल के आया बाकी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो अगर आप स्पीड और टाइम को अगर ले लें तो स्पीड इनटू टाइम जो है, यानी वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम मान लीजिए इसको चाहें तो फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी और टाइम ले लिए हम लोगों ने, और फिर ये चाहें तो हम लोग इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम लोग एक साथ ले लें तो वो भी आपको पावर ही दे रहा है। तो इसलिए याद कितना रखना है, याद केवल रखना है वर्क डन और टाइम, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, आप मान लीजिए अगर आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है आपके यहाँ, तो वहाँ पर यूनिट की एक बात की जाती है, एक टर्म यूज़ किया जाता है यूनिट, कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया गया पिछले महीने में, उस यूनिट ऑफ एनर्जी के हिसाब से ही आपकी बिल आ जाती है। तो ये जो यूनिट होता है ये हो जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, ये कॉमर्शियल यूनिट हो जाता है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, अब क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, किलो पहले क्लास में हमने देखा था, किलो क्या है 10 पे पावर 3, तो चलिए मतलब समथिंग जो कि 1000 होगा। फिर है वॉट, वॉट क्या है, वॉट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी, ये पावर का यूनिट है। तो उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं आवर। आवर का मतलब क्या हो गया, आवर का मतलब हो जाता है 60 मिनट्स, और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल वैल्यू हो गया, यानी कि 1000 वॉट्स जो कि 1 किलो वॉट के बराबर है, और इंटू 1 आवर जो कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो ये जो हम लेते हैं ये, इसे हम लोग कहते हैं 1 किलो वॉट आवर। और ये 1 किलो वॉट आवर कितना हो गया, ये 1 किलो वॉट आवर हो गया 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो एक यूनिट एनर्जी की जब हम बात करते हैं, आपके घरों में जो यूनिट ऑफ एनर्जी आता है, जो आपके बिल्स आते हैं, वो इसके बेसिस पे आते हैं कि 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल अगर यूज़ कर रहे हैं आप लोग एनर्जी, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक यूनिट एनर्जी यूज़ हो गई। तो वैसा वैसा जितना भी यूनिट एनर्जी यूज़ होगा वो यूनिट पहले देखा जाएगा, और उस यूनिट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या रहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक
यूनिट नहीं लेते हम लोग, इतनी बड़ी एनर्जी वो नहीं लेते, तो वो जो जूल्स में हमको देखना पड़ता वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता, तो बहुत बड़ी सी एक नंबर हो जाती। तो उस नंबर को छोटा करने के लिए हम लोग इस यूनिट का यूज़ करते हैं ताकि बाद में इसे बहुत ईजिली कन्वर्ट किया जा सके। तो इसीलिए याद रखेंगे एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इसको याद रखना होगा आपको। ये हो जाता है कॉमर्शियल यूनिट जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। अब एनर्जी जो हम लोग बात कर रहे थे उसका एक और फॉर्म पढ़ते हैं, और छोटा सा एक टॉपिक है। क्वेश्चन हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर से नहीं देखे गए हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हो जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो जब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में तो क्या है ये, हीट क्या है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो सबसे पहले हीट यानी ऊष्मा की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी गर्माहट जो प्रोड्यूस करती है, वैसे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। तो यहाँ पर भी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वही होगा जूल। तो क्योंकि एनर्जी है तो जहाँ भी एनर्जी आ जाए, जिस प्रकार की भी एनर्जी आ जाए, वो उसका यूनिट तो वही होगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ हीट भी जूल है, यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल है, यूनिट ऑफ वर्क डन भी जूल है, सब कुछ क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो सबका जो यूनिट है वो सेम होता चला जाएगा। तो जब हम हीट की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी मान लीजिए कि आप एकदम गर्म एक चाय के कप को ले लें, और अगर आप उसके चारों तरफ अगर अपना हाथ लगाते हैं तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कप बहुत गर्म है, और आपका हाथ भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी थी, जो ऊष्मा थी उस कप में, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है अब आपके हाथों पर। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी आपके हाथ से ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं हो रहा है कप की तरफ, आप जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हो रहा है कप से आपकी हाथ की तरफ। तो इसलिए याद रखना कि ऑलवेज कहाँ से कहाँ होगा, हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हीट के साथ साथ, वो है टेम्परेचर यानी तापमान। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी को कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको अगर हमको मापना है तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आपको पता है, जब हम लोग मान ली बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, तो आप क्या कहेंगे कि ठंड है आज। क्यों कहेंगे ठंड है आज, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप कहते हैं कि काफ़ी गर्मी है। गर्मी क्यों है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो आपको महसूस होगा कि जो टेम्परेचर है वो गर्म है। तो इसलिए कितनी जो भी हॉटनेस या कोल्डनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, वो हम लोग कैसे मापते हैं, वो हम टेम्परेचर से नापते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि फ्लो ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी जो फ्लो ऑफ हीट हो रहा है वो हमें टेम्परेचर से पता चल जाएगा। कैसे, मान लीजिए सेम अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि चाय की कप की हम लोग बात करें, मान लीजिए वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, और आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जब हमको पता है कि ये दोनों का टेम्परेचर कितना है, तो इससे क्या होगा, हमें ये पता है कि जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ से यहाँ होना है। अगर यही मान लीजिए कि सपोज़ कर लीजिए बस कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता 100 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होता, तब वैसे में आपको चाय गर्म करने के लिए गैस स्टोव चाहिए ही नहीं, तब तो आप बस कप को पकड़ लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा और चाय गर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपके बॉडी की जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिफरेंस हो जाता है इन दोनों में, और इस डिफरेंस से हमको पता चल जाता है कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्डर है, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो किस बॉडी से किस बॉडी पर होगा। एक चीज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हो जाता है अलग अलग जो स्केल होते हैं टेम्परेचर के। जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल, जिसमें कि फ्रीजिंग, ये जो यहाँ पर दिया गया है, सीधे सीधे फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। आपको पता है कि 0 डिग्री पे बर्फ़ जमने लग जाती है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस एक तरह का टेम्परेचर का स्केल है, और लेकिन मापने के अलग तरीके भी होते हैं। जैसे एक फ़ारेनहाइट भी होता है। तो फ़ारेनहाइट पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट,
और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो याद कीजिए कि जनरली अगर मान लीजिए हम लोग बुखार की बात करते हैं तो आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री अगर है तो वो बुखार है, अगर 98, 97 है तो बुखार नहीं है। क्यों? ये जो 100 डिग्री है ये सेल्सियस नहीं है, अगर 100 डिग्री होता तो आप उबल रहे होते, लेकिन ये जो 100 डिग्री है ये फ़ारेनहाइट में हम लोग लेते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि जो भी थर्मोमीटर्स आते हैं वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करते हैं, इसलिए वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं कि बुखार है। उसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन यानी के, और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 373 डिग्री नॉट डिग्री केल्विन। तो ये 3 स्केल आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। उसके अलावा बाकी 2 स्केल्स भी हैं, रैंकिन स्केल है और रैमूर स्केल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन शायद ना पूछे जाए, लेकिन ये तीनों स्केल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कन्वर्जन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी जब हम फ़ारेनहाइट और डिग्री की बात करते हैं तो कैसे फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पहला अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, यानी क्या हो रहा है? इसी का उल्टा अगर हम लोग उधर दूसरी तरफ देखें तो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। यानी मान लीजिए कि एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जो हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पर बुखार की बात की, तो 100 डिग्री यानी ये 100 डिग्री -32 हम लोगों ने किया तो ये हो गया 68 इंटू 5/9। तो 68 इंटू 5/9 अगर हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री सेल्सियस में वो कितना है। तो लगभग क्या हो जाएगा वो, अगर मान लीजिए 68 की हम लोग बात कर रहे हैं, 9 से उसको डिवाइड कीजिए, तो 68 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 के आसपास आ जाएगा। तो 7.5 इंटू 5 करेंगे आप तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो 7.5 इंटू 5 जो कर रहे हैं वो लगभग मान लीजिए 37-38 के आसपास अगर आ गया तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं फिर कि वो उतना डिग्री सेल्सियस वो आपका टेम्परेचर है। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन आपको याद रखना है। 3 स्केल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करें, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस। ये 3 स्केल का आपको कन्वर्जन याद रखना होगा। सेल्सियस से केल्विन तो बहुत आसान है कि डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है K - 273, तो अगर 273.15 यानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर अगर 273.15 केल्विन है तो उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं उससे तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0, इसीलिए यहाँ पर अगर आप याद कीजिए तो हमने क्या देखा कि 273 है फ्रीजिंग पॉइंट, तो 273 और 0 है फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उसमें से अगर हम लोग 273 घटा देते हैं तो केल्विन जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो हमें मिल जाएगा। तो ये 3 जो है आपको ये याद रखने होंगे कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, इन तीनों का कन्वर्जन आपस में एक दूसरे में कैसे होता है। बहुत सारे पेपर्स में अलग अलग बार अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इस चैप्टर से मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को नापते हैं। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर हो सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, मेट्रोलॉजिकल थर्मोमीटर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर को, आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, थर्मोमीटर को क्यों यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए। फिर एक हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि किसी चीज़ को अगर हीट प्रोवाइड किया जाता है, किसी चीज़ को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वैसे में वो फैलने लग जाएगा, और उसके फैलते ही क्या होगा कि उसे हम कहते हैं कि वो उसमें थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल क्या होता है? ऊष्मीय, यानी कुछ भी अगर हीट के कारण हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल, और एक्सपेंशन यानी किसी चीज़ का फैलना, विस्तार। तो जब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे ऊष्मीय प्रसार या ऊष्मीय विस्तार, बहुत तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। तो जब भी एक्सपेंशन होता है किसी हीट के कारण तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप देखेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। डिपेंड कर रहा है कि किस चीज़ में एक्सपेंड किया है। मान लीजिए एक सिंपल सा हम एक तार ले लें,
तो इस तार को अगर गर्म करने से अगर ये फैल रहा है तो ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि एक लाइन में ये फैला। लेकिन यही मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को आप अगर उसमें हीट प्रोवाइड करने से वो फैल रहा है तो क्या होगा, लेंथ भी फैलेगा, ब्रेड्थ भी फैलेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर मान लीजिए आप एक क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, एक स्फीयर, एक बॉल ले लीजिए, तो अगर इसको अगर गर्म करने से ये अगर फैल रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये दोनों टर्म यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा क्या है, जनरली इसको हम लोग सॉलिड में देखते हैं कि सॉलिड में इस प्रकार से एक्सपेंशन होता है। तो जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में क्या होता है, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो कई बार एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है रेलवे लाइन में, क्योंकि क्या होगा कि जब रेलवे आती जाती है तो उसके कारण वो रेलवे लाइन गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण उसमें लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है, वो फैलता है। और जैसे ही वो फैलेगा क्या होगा कि ये जो गैप आपने छोड़ा था, ये गैप अब नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से भी थोड़ा सा फैला, इधर से भी थोड़ा सा फैला और ये पूरी जुड़ गया। तो इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। अगर गैप नहीं छोड़ा जाता तो क्या होगा कि गर्म होने के साथ साथ इसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, तो ये मुड़ने लग जाएगा और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे टेलीफोन वायर्स भी जो होते हैं उन्हें आप देखेंगे झूलते हैं, वो उसे पूरा टाइट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन का स्कोप छोड़ा जाता है। एक्सपेंशन का नहीं, कॉन्ट्रैक्शन का, कि अगर ठंड की बात करें तो ठंड में वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगी तो हीट कम हो जाएगा, हीट कम होते ही वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ने से क्या होगा कि वो टाइट हो जाएगा। तो पहले ही से अगर आपने टाइट रखा होता तो हो सकता है कि विंटर में यानी ठंड के मौसम में वो हो सकता है टूट जाए, क्योंकि अब और वो टाइट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड में भी यानी तरल पदार्थों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ आप मान लीजिए किसी बर्तन में रखते हैं, किसी वेसल में रखते हैं, तो क्योंकि आपने उसे बर्तन में रखा है तो एक्सपेंशन जो होगा वो बर्तन के साथ साथ होगा, या तो बर्तन के साथ या तो बिना बर्तन के। तो बिना बर्तन के अगर सिर्फ लिक्विड में एक्सपेंशन हुआ तो उसे एपरेंट एक्सपेंशन कहेंगे, लेकिन अगर बर्तन के भी एक्सपेंशन को साथ साथ हम लोग ले लें तो उसे हम लोग कहते हैं रियल एक्सपेंशन। बस लेकिन याद इतना ही रखना है कि अगर एक्सपेंशन, अगर हम लोग तरल पदार्थ की बात करें तो वो जो एक्सपेंशन है वो हो जाता है उसके वॉल्यूम में। फिर एक हो जाता है कि कैलोरी क्या कहते हैं, या किसे हम लोग कैलोरी या 1 जूल हम लोग किसे कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। और इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले लेते यानी 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन, तो उसे हम लोग कहते हैं 1 जूल। तो जो कन्वर्जन की जो बात होती है वो कन्वर्जन वहीं पर से आता है हमारा। तो क्या कैलोरी है और क्या जूल है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखा है। तो जब हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री की यानी ऊष्मामिति की, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी, और अगर मान लीजिए 2 बॉडी कांटेक्ट में है तो एक बॉडी से जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी वो दूसरे बॉडी में चली जाएगी सीधे सीधे, यानी हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। बस इतना आपको याद रखना है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना कम है। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आपको याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी यूनिट मास, यानी मान लीजिए 1 kg सब्सटेंस लें हम लोग और उसके टेम्परेचर को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो है सिंपल बस इतना ही याद रखना है कि क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 यूनिट मास के अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर हो जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बस समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए हम लोग 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, या मान लीजिए पानी के ही केस में हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। दोनों में आप क्या देखते हैं? 0 डिग्री में क्या होगा कि 0 डिग्री में एक साइड तो लिक्विड भी संभव है, लेकिन दूसरे साइड में हो सकता है कि ये बर्फ में बदल जाए, आइस में बदल जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। 100 डिग्री में क्या है? एक तरफ तो ये हो सकता है कि लिक्विड है, पानी है, दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि ये भाप में कन्वर्ट हो जाए, ये गैस में बदल जाए। तो 100 डिग्री पे दोनों है, 100 डिग्री पे दोनों हो सकता है, 0 डिग्री पे भी दोनों हो सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि बिना
आप एक बार डेफिनेशन देखिए, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास फॉर अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जा रहा है, वैसे में जो भी हीट प्रोवाइड की जा रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे लेटेंट हीट कहेंगे। यानी मान लीजिए कि पानी है आपके पास बर्तन में, तो पानी को आप जब उबालना शुरू करते हैं, पहले मान लीजिए कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, 20, 25, 30 डिग्री पे होगा। हीट जैसे जैसे हम लोग देते जाए, टेम्परेचर बढ़ता गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, उस समय तक वो पानी है। 100 पहुंचने तक क्या होगा, 100 तक पानी रहेगा और 100 में पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 डिग्री तो 100 डिग्री है लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पर। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास आइस है, आइस रखा हुआ है -3 डिग्री सेल्सियस पे। तो -3 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस है, उसको आप गर्म करना शुरू करते हैं, 0 डिग्री पर आइस रहेगा लेकिन आइस पिघलना शुरू हो जाएगा। तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो वैसे में हम क्या कह रहे हैं उसे, हम लोग उसे कह रहे हैं लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ये आपको याद रखना होगा। तो इसी के साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हीट एनर्जी का जो रिलेशन होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी के साथ, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी जो जहाँ पर भी हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की बात करें, कैसे वो आगे पीछे हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे न्यूटन्स लॉज थे वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के भी लॉज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हालांकि आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक लाइन में आप जान सकते हैं। इसमें आपको 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, 3 लॉ होते हैं जो आपको याद रखना होगा। 0th लॉ हो जाता है क्या कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यानी कि अगर आप बात करते हैं कि 3 बॉडी है आपस में कांटेक्ट में, मान लीजिए कि पहले मेरा जो टेम्परेचर था 40 डिग्री था, कोई और है जिसका टेम्परेचर 36 डिग्री है, कोई और है जिसका टेम्परेचर 38 डिग्री है। अगर तीनों कांटेक्ट में है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। एनर्जी का ट्रांसफ़र होते होते क्या होगा कि तीनों का टेम्परेचर अब जो है वो बराबर हो जाएगा। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कांटेक्ट में है या एक दूसरे के आसपास हैं, तो उनकी जो टेम्परेचर, उनकी जो हीट होगी वो एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाएगी। फिर हो जाता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी, सिंपल से याद रखिए कि जो भी हमने बात किया था एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में, कि किसी भी सिस्टम को ले लें तो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसकी, वो बराबर होती है। वही यहाँ पर फर्स्ट लॉ भी कहता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि एक कोई बंद सिस्टम को अगर हम लोग ले लें तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो आपस में कन्वर्ट होती रहेगी लेकिन चेंज नहीं होगी। तो सेम हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट लॉ। सिमिलरली जब हम सेकेंड लॉ का बात करते हैं तो सेकेंड लॉ में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट जो होता है वो कभी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी वहाँ पर आ जाता है। तो याद क्या रखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सेकेंड लॉ से आता है। यानी जब हम बात करें कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो होगा, जो हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, वो क्या है, वो सेकेंड लॉ से ही आ रहा है। तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, फिर भी क्योंकि आपके चैप्टर में है तो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी ऊर्जागत संचरण। तो जब संचरण की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग तरह से संचरण हो सकते हैं यानी ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे? एक कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो भी हम बॉडी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे ही कांटेक्ट में आए, एक मान लीजिए बहुत गर्म पानी जो कि 100 डिग्री पे रखा हुआ है, और एक मान लीजिए नॉर्मल सा पानी जो कि रखा हुआ है बर्तन, उसके बर्तन की अगर हम लोग बात कर लें तो एक का बर्तन बहुत गर्म होगा, एक का बर्तन होगा ठंडा क्योंकि 30 डिग्री पे है। दोनों बर्तनों को अगर हम लोग मिला दें तो क्या होगा कि हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसे हम लोग कहते हैं चालन यानी कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या हो जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये आपको याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट लेकिन हो जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट के कारण हो रहा है। तो मेटल जनरली हम लोग कहते हैं कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, क्योंकि अगर 2 मेटल कॉन्टैक्ट में है तो ट्रांसफर ऑफ हीट वहाँ पर हम लोग होते हुए देखते हैं। उसके बाद हो जाता है संवहन यानी कन्वेक्शन।
तो कन्वेक्शन होता है किसमें, फ्लूइड में। तो जिस बर्तन की हम लोग बात कर रहे थे उसी के अगर फ्लूइड की बात करें, उसके अंदर रखे हुए पानी की बात करें, तो वहाँ पे जो चेंजेस होंगे उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है सॉलिड में नहीं, सॉरी लिक्विड और गैसेस में जो देखा जाता है, जहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन करंट की बात करते हैं हम लोग। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, हवा में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के कारण हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ हीट होते हुए या ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हुए। तो वहाँ पर से एक आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, लेकिन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जब हम लोग बात करते हैं तो वो एग्जाम्पल हो जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के, कि सेम बात हम लोग कर रहे हैं कि जो लॉस और गेन ऑफ हीट जो होगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बस एक लाइन याद रखें। और एग्जाम्पल क्या है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है। क्वेश्चन हालांकि यहाँ पर से पूछे नहीं जाते हैं। फिर हो जाता है रेडिएशन यानी विकिरण। तो रेडिएशन क्या होता है कि हीट ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो ट्रांसमिशन तो फिर हम लोग कहते हैं रेडिएशन। जैसे हम लोग कहते हैं सन्स रेडिएशन आया तो सूर्य की विकिरणें आई। तो क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। वहाँ पर बीच में तो हवा है ही नहीं, हवा नहीं है तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होगा, कन्वेक्शन से हो नहीं सकता। डायरेक्ट कांटेक्ट में कुछ है नहीं, यानी पृथ्वी और सूर्य डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कंडक्शन भी नहीं हो सकता है। तो ये तीसरी तरह का ये हो जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में से जब हम बात कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, तो इम्पॉर्टेंट है हीट वाला पार्ट, जूल क्या है, कैलोरी क्या है, ये सब समझना है, और क्यों सब कुछ यहीं पर आ जा रहा है ये समझना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आता है हमेशा डिग्री सेल्सियस से, डिग्री फ़ारेनहाइट से और केल्विन से, और इन तीनों के कन्वर्जन से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा वहाँ से। और दूसरा पार्ट हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक आपको याद रखना है, और टेम्परेचर वगैरह के जो स्केल्स हैं वो याद रखना है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही 2 भाग से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर फिर से जो भी हमने चीज़ें पढ़ी एक बार आप वापस जाके दोहरा ज़रूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि पिछले जो सेशन था हमारा वहाँ करके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो भी हमने ग्रेविटेशन और फोर्स के बारे में पढ़ा था वो यहीं के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ इज़ ड्यू टू। कोई भी वस्तु अगर गिर रही है पृथ्वी की ओर तो क्यों गिर रही है, कौन से फोर्स के कारण गिर रही है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये हमने पढ़ा था पिछली बार। न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स दैट कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द ग्राउंड। याद कीजिए कि पूरा जो ग्रेविटेशन आया और पूरी जो फोर्स की जो कॉन्सेप्ट आई वो कहाँ से आई कि न्यूटन के सर पर गिरा था सेब। तो ये क्या है, फिर से वही बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ग्रेविटेशन का। उसके बाद एक और देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट। याद रखिएगा वेट की बात कर रहे हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ क्या। तो फिर से ध्यान रखिए कि वेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बात की थी वेट हो जाता है mg, यानी g क्या है, एक्सेलरेशन, ma ये क्या है, फोर्स। तो फोर्स क्या है, वेट। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा फोर्स। एक और क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था, और वो था कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहाँ से आ रहा है, कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो कौन सा न्यूटन्स लॉ से डिफाइन हो रहा है, फर्स्ट लॉ से हो रहा है, सेकंड लॉ से हो रहा है, थर्ड लॉ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो आंसर इसमें हो जाता है सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ में आप डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या है, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया डिफाइन करते हैं। तो आंसर इसका होगा सेकंड लॉ, पिछले ही साल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स वर गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या कहा था, हैवी बॉडी और लाइट बॉडी की तो बात हुई नहीं थी। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी अदर बॉडी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई यूनिट, यानी जो बड़ा जी की हमने बात की थी वो। तो ये क्या है, F इक्वल टू G m1m2 बाय आर स्क्वायर की हमने बात की थी। तो यहाँ पर से ये निकल के आता है, आर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, क्योंकि kg इंटू kg है, ये क्या है, न्यूटन। तो अगर हम g की बात करें तो क्या हो गया, न्यूटन
ये मीटर स्क्वायर यहाँ ऊपर आ गया और ये केजी स्क्वायर यहाँ चला गया नीचे। तो जी की जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद फिर वाई डू यू लीन टूवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन द कार टर्न्स राइट, हमने इनर्शिया की बात की थी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। उसके बाद फिर वाई इज इट हार्डर टू पुश अ कार फिल्ड विथ आयरन बॉल्स दैन इट इज टू पुश अ कार फिल्ड विथ कॉटन। आयरन बॉल का मतलब क्या हो गया, आयरन बॉल का मतलब हो गया मास बढ़ गया, मास बढ़ने से क्या हो गया, मोमेंटम उसका बढ़ गया, तो इसलिए पुश करना यानी फोर्स अब आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रही है, मास यहाँ पे बढ़ गया, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि मास ऑफ आयरन बॉल्स ग्रेटर देन द मास ऑफ कॉटन। फिर विच न्यूटन लॉ डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आंसर, सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन की बात कहाँ पे हो रही है, सेकेंड लॉ में हो रही है। वाई अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। क्रिकेट का एग्जाम्पल हमने लिया था इसी का, मोमेंटम जब हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर फुटबॉल में है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो सिंपल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्यों किया जाएगा, ताकि हम लोग फोर्स को कम कर सकें, टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में क्या सही नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो सही है। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी है तो अपने आप वहाँ पर मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी तो आ ही गया, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से है, जो भी देखिएगा आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इनको, इन सारे चैप्टर से, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए बार बार एक बार रिवाइज कीजिए, जो भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ रिवाइज कीजिए, ताकि कुछ भी आपके एग्जाम के लिए छूटे ना। तो इसके साथ ही ये जो 2 चैप्टर्स थे फिजिक्स के, ये भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। वापस एक बार रिवाइज ज़रूर करें, पढ़ते रहें। दोबारा आपसे आगे के चैप्टर्स को लेकर के हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।